आवाज आ रही है? अब आ रही है? मैं तो गया चारण साहब कई देर तक छोड़ ही को नहीं, बस मैं पहली उब हो गया। बजट पर युवाओं के साथ में परिचर्चा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्कर्ष संस्थान के संस्थापक महानिदेशक आदरणीय श्री निर्मल जी का कि उन्होंने देश की युवा शक्ति के साथ में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में मंच पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय नाहर सिंह जी जोधा, मैं जब आप लोगों के जैसे विद्यार्थी था और विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब से मेरा नाहर सिंह जी से निरंतर परिचय भी है और इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। सरकार के ही प्रतिनिधि के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय आईदान सिंह जी भाटी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला परिवार के मुखिया, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और राजस्थान सरकार ने जिन अर्थ जगत में विशेष योग्यता दक्षता रखने वाले लोगों की एक समिति केंद्रीय बजट और राजस्थान के आने वाले बजट के परिप्रेक्ष्य में बनाई है, उस 3 सदस्यीय समिति के सम्मानित सूत्रधार आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नरेश सुराना जी, आदरणीय ओम जी, हितेश जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित महामंत्री, दायित्ववान कार्यकर्ता और युवा साथियों। आदरणीय आईदान सिंह जी जब अपनी बात शुरू कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जोर से नारा लगाया कि हम युवा हैं, ये पता लगे। ऐसा कहा ना? मैंने मन में सोचा ये युवा हैं ये तो पता है, हम युवा हैं इसलिए हमको जोर लगाना पड़ता है दिखाने के लिए, क्योंकि राजनीति ऐसा क्षेत्र है, आप लोग सब सरकार की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो। सरकार की नौकरी में आप जब भर्ती होंगे तब से लेकर के 60 साल की जब उम्र होगी ना, तब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये राजनीति ऐसी क्षेत्र है कि मैं 58 साल का हो गया हूं, अभी भी मुझे युवा नेता कहते हैं। तो हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हम युवा हैं ये एहसास कराना पड़ता है, इसलिए आईदान सिंह जी भी ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये भी 2-3 पायदान अभी ऊपर आ गए हैं। हम सब लोग बजट पे बातचीत करने के लिए एकत्रित आए। मुझे लगता है कि ये बातचीत अगर एक तरफा होगी तो इसका आनंद नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक बात आप सबके सामने रखते हुए आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप बजट के बारे में क्या सोचते हैं, जानते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बात करें, फिर मैं हम सबसे आपसे चर्चा करूं। जब देश की सरकार ये बजट बना रही, या मैं ऐसा कहूं कि जब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बजट से आप लोगों के मन में क्या होता है, एक परिवार जिसकी आमदनी, नौकरी करते हैं, आप सब लोग नौकरी कर रहे होंगे या घर में परिवार में भी हम सब देखते होंगे, हमारे पिताजी जो भी या परिवार के जो लोग काम करते हैं, वो जो आर्थिक संसाधनों का सृजन करते हैं, उसको हमको महीने भर में या साल भर में किस तरह से खर्च करना है, कितनी आमदनी होगी और कितना खर्चा होगा, मोटे रूप पे बजट ही है। चाहे वो घर का बजट हो, चाहे वो परिवार का बजट हो, चाहे किसी संस्थान का उत्कर्ष जैसे किसी संस्थान का बजट हो, किसी राज्य सरकार का बजट हो, किसी स्थानीय निकाय का बजट हो, गांव की पंचायत का बजट हो। पंचायत में सामान्यतः आमदनी नहीं होती, लेकिन सरकार जो संसाधन देती है उनका किस मद में कितना खर्च करना है, ये लेखा जोखा जो है साल भर का ये बजट होता है। देश की सरकार सामान्यतः बजट बनाती थी। मैं मानता हूं कि आप लोग सब लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हो
कि आप उस पीढ़ी में हो जब भारत बदल रहा है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भारत बदल रहा है, भारत में परिवर्तन हो रहा है? उसके अनेक कारण हो सकते हैं। हम अपने चारों तरफ जिस तरह का परिदृश्य देखते हैं, बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, बढ़ती हुई बनती हुई रोडों सड़कों को देखते हैं। अभी आदरणीय आयदान सिंह जी कह रहे थे जैसलमेर की बात करते हुए कि घोड़े पर बैठ करके, जो है लोहे के कवच पहन करके, और फिर लोहे के जैसे शरीर करके, और फिर कवच का धारण करके जाओ, तब जैसलमेर देख सकते हैं। लेकिन अब तो जैसलमेर, इन्होंने एक कविता जोड़ करके बताई कि अब तो जैसलमेर चंद मिनटों में पहुंचा जा सकता है, सड़क से जाए तो कुछ घंटों में जैसलमेर पहुंच जाता है। पेट और पानी नहीं हाले, दन्नाट जावे आदमी। ये परिवर्तन देश में हो रहा है, ये आप लोगों ने देखा। भारत का प्रभाव, भारत की मान्यता, भारत की ताकत पूरे विश्व के परिदृश्य में बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में आपने ऐसी विशेष घटनाएं देखी होगी। उसके चलते हुए भी आप सब लोगों ने जो हाथ खड़ा किया, स्वीकार किया कि भारत बदल रहा है, ये उसका भी, वो भी एक कारण हो सकता है। एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक मान्यताओं की पूछ परख वो पूरे विश्व भर में नए सिरे से बन रही है, बढ़ रही है, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत अब एक बार फिर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। इसके चलते भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि भारत बदल रहा है। लेकिन मैं एक कारण और बताता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं और भारत बदल रहा है। इसका एक कारण मुझे यहां प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मैं छात्र राजनीति की पैदाइश वहां से चल करके यहां तक पहुंचा। मैं पहली बार 2 चीजों को देख रहा हूं। एक तो कि संस्थाएं अपने स्तर पर युवाओं के साथ में बजट के लिए बातचीत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। बाकी आपकी उम्र के लोग, चाहे बेटे होंगे और बेटियां होंगी, परिवार में माता पिता दादा जो भी घर में आर्थिक जो है सृजन करने वाले लोग हैं, जो कमाई करने वाले लोग हैं, हम जब छोटे थे अगर घर में ये कह देते, पूछ लेते कि हमारा बजट क्या है घर का, तो एक हाथ उठो तो माता में कि थाने का लेने देना, तुम तुम्हारा काम करो, पढ़ाई करो, तुम्हारा क्या लेने देना। होता है कि नहीं होता है बताओ? घर में भी कोई हमको हमारे साथ में घर में क्या आमदनी होगी, क्या खर्चा होगा, किसके लिए खर्चा होगा, इसके लिए कोई चर्चा हमसे नहीं करता। लेकिन देश की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट को बनाने से पहले आपके जैसे 50,000 युवाओं ने कंसल्टेशन किया। आपके जैसे 50,000 युवाओं ने देश भर में बजट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं यह बात कि उनमें से कुछ विचारों को सुनने के लिए, उनके साथ में बातचीत करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, उनकी वोकैबुलरी, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी विचार करने की क्षमता और उनके सुझाव, इन चारों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। उनकी शब्द संरचना, जिस तरह से अपनी बात को आर्टिकुलेट मैनर में कहना, अपनी बात को, जिस विषय को जिस तरह से रखना, जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, चाहे हिंदी में किया होगा चाहे अंग्रेजी में किया होगा, वो शब्दों का उपयोग वो प्रेरणास्पद था। और मेरे लिए निश्चित रूप से इस बात पर विश्वास करने और इस बात का भरोसा करने कि अब जो है 2047 तक भारत विकसित होने की दिशा में उस पटरी पर तेज गति के साथ में बढ़ रहा, उन युवाओं के साथ इंटरेक्शन से वो कॉन्फिडेंस जो है मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई हुआ, कई गुना उसमें वृद्धि हुई। और दूसरा, जिन युवाओं के इनपुट के आधार पर बजट को बनाया गया, उन युवाओं के साथ में बजट साझा करने और उसके बारे में चर्चा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे और आप दोनों को मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा देश बदल रहा है। यह तय करने के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है। मित्रों, मोटे तौर पर जैसा मैंने कहा, बजट जो है वो सरकार के आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है कि सरकार ने साल भर में क्या कुछ हासिल किया है और सरकार क्या कुछ खर्च करने वाली है। मोटे तौर पर इसकी बातचीत होती है। भारत में शुरू से लेकर के आज तक, आजादी से लेकर के अब तक 2014 तक, देश की सरकार जो बजट बनाती थी, मोटे तौर पर सरकार की प्राथमिकताएं होती थी कि सरकार की
सरकार की सुदृढ़ता के लिए, सरकार निरंतर बनी रहे उसके लिए, वापस हम जो है चुनाव जीत करके वापस सरकार में आ जाएं, चुनाव जीतने की वैतरणी के रूप में, नाव के रूप में बजट का उपयोग किया जाता था। लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती थी, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, देश को भरोसा दिलाया जाता था ताकि सामान्य मानवी ये बात पर विश्वास कर सके कि सरकार हमारे लिए सोचती है और प्रयास करती है। लेकिन 2014 से इस देश में एक परिदृश्य बदला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब अवसर देश की जनता ने दिया, तब से लेकर के अब तक सरकार के बजट निर्माण में और सरकार की कार्य पद्धति में एक फर्क आया और वो फर्क था कि रिटॉरिक्स के ऊपर डिलीवरी को प्रमुखता दी गई। प्रोमिनेंस टू डिलीवरी ओवर रिटॉरिक्स। रिटॉरिक्स क्या होता है? केवल बातचीत करना, बड़े बड़े वादे करना, लोक लुभावनी घोषणाएं करना। हमने उसके बजाय डिलीवरी पर काम किया। अगर कोई पूछे, एकदम से आप में से कोई पूछ सकता है कि भाई क्या ऐसा फर्क हुआ? सरकारें पहले भी बात करती थी और बात क्या करती थी कि हम गरीब को घर मिलना चाहिए, देश में गरीबी समाप्त होनी चाहिए, गरीबी मिटाओ का नारा देकर के अनेक बार सरकारों ने जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने सत्ता के सिंहासनों को प्राप्त किया। लेकिन क्या गरीबी हटी थी? क्या उनके एफर्ट्स गरीबी को हटाने के दृष्टिकोण से सिंसियर थे? क्या होलिस्टिक थे कि वो गरीबी को समाप्त कर पाए? उल्टा गरीबी वो राम जी की कथा में जो आता है सुरसा की मुख की तरह बढ़ती जा रही थी। माननीय मोदी जी ने कहा कि हम केवल रिटॉरिक्स पे काम नहीं करेंगे, हम देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। लेकिन परिवर्तन किसके लिए लाना है? परिवर्तन लाना है कि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हम देश को विकसित बनाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे, देश को संपन्न बनाएंगे, देश को शक्तिशाली बनाएंगे। और उन लोगों ने जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, हम इन 25 साल के कालखंड में देश को विकसित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और हमने देखा पिछले 11 साल के कालखंड में देश का परिदृश्य बदल गया, देश बदला हुआ हम सबको दिखने लगा। दूसरा विषय कि पॉपुलैरिटी के ऊपर हम प्रायोरिटाइज करेंगे देश को। अगर कहीं अवसर आता है कि देश के क्या पहले है या हमारी सरकार और सरकार को बनाए और बचाए रखना पहले है, तो हम देश को प्राथमिकता देंगे। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आप सबके सामने रख सकता हूं। देश की आवश्यकता थी कि भारत में ब्लैक मनी कम करने के लिए, आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए देश में डिमोनेटाइजेशन करने की आवश्यकता थी ताकि पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में एक बार आए। सामने 5 राज्यों के चुनाव खड़े थे, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी था 2016 में। लेकिन हमने चुनाव की परवाह किए बिना, चुनाव के परिणाम की परवाह किए बिना देश के व्यापक हित में डिमोनेटाइजेशन लागू किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना साहस नहीं कर सकती थी, नरेंद्र मोदी था कि उन्होंने साहस किया। इसलिए इन 2 विषयों पर सरकार ने काम किया। लोगों, गरीब लोग, सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य लेकर के काम किया। उसके साथ साथ में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप सब ने देखा, हम तो अब सामान्य खुली आंख से देख करके महसूस करते हैं कि देश की सड़कें बदल गई, देश का रेलवे नेटवर्क बदल गया, देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हो गया, वंदे भारत ट्रेनें चलने लग गई, देश में हवाई अड्डे जो हैं उनकी संख्या 2.5 गुना बढ़ गई। और मैं जिम्मेदारी से आज आपको एक बात और कहता हूं कि ये जो कुछ हमने पिछले 11 साल में परिवर्तन देखा है, इसका 11 गुना परिवर्तन अगले 10 साल में देश में होने वाला है। जब हम बजट पे चर्चा करने के लिए यहां एकत्रित हुए और हमेशा सब लोग ये बात करते हैं, अभी आदरणीय आयदान सिंह जी भी ये चर्चा कर रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ गया। हम दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से निकल करके आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। हम 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से अब निकल करके अब लगभग 4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। एक दिन मैं कहीं गांव में इस बारे पे बात कर रहा था, मैंने ऐसे कहा हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, तो किसी ने मुझे खड़े होकर के पूछ लिया, भाई साहब हमारे क्या फर्क पड़ा?
आप भी पूछ सकते हो भाई साहब अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, हमको इससे क्या लाभ हुआ है, क्या फर्क पड़ा है? कोई बता सकते हैं मुझे क्या फायदा होता है अर्थव्यवस्था बड़ी होती है उससे? बताओ आप लोग, कोई भी किसी को मन में आता है? बताओ कि अर्थव्यवस्था का साइज दुगनी से 4 गुनी हो गया, हम चौथे नंबर पे आ गए, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन हो गया, हमारी आम आदमी को उससे क्या फर्क हुआ, क्या लाभ होता है? खड़े होके बताओ, खड़े होके। नहीं, देश की जीडीपी बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था साइज बड़ी हो गई, वो तो आ गया। उससे आम आदमी को लाभ क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है आम आदमी के जीवन? चलो मैं बताता हूं, देखो वो मैं थे आर्ट्स पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ो, मैं भी आर्ट्स पढ़ता हूं, एड़ा ही जवाब देता हूँ। आर्ट्स के विद्यार्थी के पास में एक फायदा होता है, साइंस या मैथमेटिक्स का अगर स्टूडेंट हो तो उसको तो क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखना पड़ेगा। अगर पीरियोडिक टेबल लिखनी है तो वो हाइड्रोजन से शुरू करनी पड़ेगी, उसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पर आर्ट्स के विद्यार्थी के पास में क्या है, बंडल लाने की आज़ादी होती है। मैं भी जब इस कॉलेज में पढ़ता था, क्वेश्चन पेपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाता था, तो अपने मन से जो आता है वो लिख दोगे। युद्ध हुआ तराइन का, बहुत आमने सामने सेनाएं खड़ी हो गई, एक तरफ हाथी भी थे और दूसरी तरफ घोड़े भी थे, और दोनों तरफ से भारी आक्रमण हुए, दोनों तरफ की सेनाएं बहुत ताकत से हाथ में लड़ी। एक 3-4 पन्ने रख दिया, 5-4 नंबर तो देगा ही 10 में से। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती, हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन की थी, जैसा मैंने कहा, जब देश में मोदी जी की सरकार बनी थी या डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था उस समय। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन से आगे निकल गई। एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, जब देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन की थी, तब देश का एनुअल टैक्स कलेक्शन जितना था, अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ा, तब रोटेशन हुआ, टैक्स बढ़ा, तो आज देश की सरकार का टैक्स में राहत प्रदान करने के बावजूद, जब डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, तब पहले 6 महीने का अगर एवरेज मंथली टैक्स कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन की बात करूं, तो वो लगभग 66,000 करोड़ रुपया प्रति माह होता था। और पिछले 6 महीने का, जबकि पिछले 6 महीने में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, आपको ध्यान है, याद है किसी को? दिवाली के समय में, दिवाली से पहले माननीय मोदी जी ने, लोग कहते हैं कि जो है सिर्फ बजट के समय ही सरकार घोषणा कर सकती है या कोई लाभ दे सकती है, सामान्य मानवीय के जीवन में लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से सरकार का टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ रहा था, तब जीएसटी 2 के रिफॉर्म्स किए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेली यूज होने वाली चीज़ें, कंज्यूमेबल गुड्स में सबसे कम टैक्स अगर किसी देश में है वो भारत में है, ये घोषित कर दिया। हमारे 96% ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स जो हैं उनका टैक्स 5% की स्लैब में सरकार लेकर के आ गई। सरकार ने अपने संसाधनों में कमी की, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 6 महीने का टैक्स कलेक्शन कमी होने के बाद भी, दर कम करने के बाद में भी, हालांकि दर कम हुई, घर में पैसा बचा। नेचुरली किसी के घर में अगर मान लो पहले 18% टैक्स लगता था, उसकी जगह 5% लगा, तो 13% बचत हुई। 13% बचत हुई। जिस घर में 20,000 रुपये खर्च होते थे महीने के रसोई में, दूसरे कामों में, सामान्य मानवी के घर में 15-20 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, 20,000 रुपये पे 13% का मतलब 2,600 रुपये उनके घर में बचने लगे, तो उन्होंने कुछ दूसरा काम कर खर्च कर दिया। अगर पैसा बचा होगा, किसी थोड़े बड़े आदमी के घर पैसा बचा होगा, देवेंद्र जी जैसे घर पे तो नया टेलीविजन लेकर के आ गए होंगे, किसी के घर में पैसा बचा होगा तो नया मोबाइल लेके आ गए होंगे 3-4 महीने में। सबने खर्च किया, तो खर्च किया, तब कुल मिलाकर के देश की 6 महीने का एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? जो 66,000 करोड़ रुपए था वो 1,35,000 करोड़ रुपए हो गया। सरकार के पास जब पैसा आता है तब सरकार क्या करती है? सरकार डेवलपमेंट करती है, सरकार निवेश करती है, सरकार सड़क बनाती है, तय करती है कि सरकार सड़क बनाएगी, सरकार पुलिया बनाएगी, सरकार हवाई अड्डे बनाएंगे। तो ऐसे तो है नहीं कि कागज में बनाए और बन गए। सड़क बनाएंगे तो डामर भी चाहिएगा, सड़क बनाएंगे तो गिट्टी भी चाहिएगी, सड़क बनाएंगे तो बनाने की मशीनरी भी चाहिएगी, उसको काम करने वाली लेबर भी चाहिएगी, उन मशीनरी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल भी चाहिएगा। इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है। एयरपोर्ट बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, स्टील चाहिए होगा, लोहा चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, टिन्स चाहिए होंगे, 50 तरह की इन्वेंट्रीज की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी बिक्री बढ़ेगी, स्टील की बिक्री बढ़ेगी
तो स्टील कोई ऐसा तो कंप्यूटर में तो बनता नहीं है, स्टील बनाने के लिए जो है स्टील की फैक्ट्री का काम बढ़ेगा, स्टील की फैक्ट्री बनाने के में चलाने के लिए आयरन ओर की जो है खुदाई बढ़ेगी। तो एक पूरा कैटलिक इफेक्ट जो है, एक साइक्लिक इफेक्ट जो है सरकार के निवेश के चलते हुए होता है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 11 साल में 120 लाख करोड़ रुपया देश में इस तरह से संसाधनों में अभिवृद्धि करके देश के मैन्युफैक्चरिंग और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, जिसका प्रभाव हुआ कि हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ने लगी। अब मैं मोटे मोटे तौर पर यह भूमिका आपके सामने इसलिए रख रहा था कि कोई भी बजट किसी एक सरकार के लिए एक साल का विषय होता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की सरकार का बजट केवल एक साल का नहीं, हम 2047 की तैयारी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 5 साल में किस मुकाम तक पहुंचेंगे, उस 5 साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस साल हमको क्या प्रयास करने, इसके दृष्टिकोण से बजट बनाए। और पिछले 11 साल से 12 साल से 12वां बजट निरंतर इसी तरह से एक लक्ष्य को प्राप्त करना, एक मार्ग पर चलना और उस मार्ग को प्राप्त करने, हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का बजट था। और इस सोच के साथ में, इस संकल्पना के साथ में जब देश की सरकार काम करती है, तब आपने प्रभाव देखा कि पहले केवल गरीबी हटाओ के नारे होते थे। देश में 25 करोड़ लोग पिछले 11 वर्ष में गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सामान्य मानवीय का जीवन प्राप्त करने, जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी तब 3-4 विषय बहुत सारे चर्चा में होते। एक होता था स्टार्टअप, स्टार्टअप के ऊपर खूब सारी बातचीत होती थी। दूसरा होता था एक स्टैंड अप पे करके एक योजना थी, उसके बारे में लोग बाग बात करते थे। एक योजना होती थी मुद्रा लोन की, और चौथी योजना होती थी जैम ट्रिनिटी की। इन 4 चीजों पे सबसे ज्यादा बातचीत पिछले 1 दशक में हुई। शुरुआत के दौर में लोग इस बारे में चर्चा करते थे कि ये क्या है, 4 स्टार्टअप स्टैंड-अप। हमारी जो विपक्षी पार्टी के लोग जब कहीं खड़े होते थे, हम पर कहीं उनको व्यंग करना होता तो कहते थे बीजेपी के लोगों के पास एक ही काम है, स्टार्टअप स्टैंड-अप मुद्रा, स्टार्टअप स्टैंड-अप मुद्रा, ये करते हैं, इससे क्या फायदा होता है। जब 2014 में सरकार बनी थी तब देश में कुल मिलाकर के हम उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने स्टार्टअप थे। आज देश में स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख के लगभग पहुंच गई है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न वाला देश हो गया। यूनिकॉर्न कितने, क्या होता है? जो स्टार्टअप $1 बिलियन जिसकी वैल्यूएशन हो जाए, मार्केट वैल्यू उसकी $1 बिलियन हो जाए। $1 बिलियन का मतलब हो गया 9,000 करोड़ रुपए जिसका वैल्यूएशन हो जाए, वो स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। अब तो हम यूनिकॉर्न से भी आगे $100 बिलियन की जिसकी हैसियत हो जाए, ऐसे स्टार्टअप्स बनाने वाला देश भारत बन गया। आज भारत में लगभग 200 के आसपास ऐसे स्टार्टअप्स जो आप ही के जैसे युवाओं ने एक नया थॉट लेकर के, अपने मन में एक नया विचार लेकर के, एक नई कल्पना लेकर के एक नया काम प्रारंभ किया और उसको सरकार ने सहयोग दिया। उसके चलते हुए आज देश में लगभग 200 के आसपास स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न या तो बन गए या बनने वाले। 9,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो सकता है। आप में से भी मैं कहूँगा कि हम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन वो अंत नहीं है। हम जीवन में कुछ नया लेकर के यदि काम करें, सरकार हमारे साथ में खड़ी है, हम भी इसी तरह का यूनिकॉर्न अपने जीवन में खड़ा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मित्रों, इस सरकार ने का जो इस बार का बजट है, आदरणीय आयदान सिंह जी ने बहुत चर्चा की, स्टेम की बात की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये पढ़ने के लिए प्रेरित अपने लोगों को करना, और विशेष रूप से हमारी बहनें जो है, आने वाली पीढ़ी की बेटियां जो है, इस दिशा में काम करें। इस दृष्टिकोण से भी हमने जो है, देश की सरकार ने लगातार निरंतर इस पर काम किया। इस बार बजट में बेटियों के लिए एक विशेष घोषणा हुई, आप लोगों ने देखी, नोटिस किया किसी ने, कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक फुल्ली इक्विप्ड जो है गर्ल्स हॉस्टल देश की सरकार 100% अपने संसाधनों से बनाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक हॉस्टल बनाएंगे।
तो देश में 750 के आसपास जिले हैं। 750 जिलों पर सब जगह पर सरकार एक हॉस्टल का निर्माण करेगी। इसी क्रम में यदि बजट के बारे में चर्चा करें, सरकार ने इस बार भी, जैसा मैंने कहा, कि 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी, इस बात की घोषणा की है, जो अगेन हिस्टोरिकल हाई है पिछले बार। और इसकी शुरुआत अगर मोटे तौर पर हम देखें, जब कोविड का प्रकोप हुआ था और कोविड के चलते हुए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, मनुष्य के सामने जीवन के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया था। उस कोविड की आपदा के समय में दुनिया के देश दो तरह से कोविड का मुकाबला करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए और अपने लोगों को सहयोग करने के लिए दो तरह से काम कर रहे थे। दो प्रिंसिपल्स पे दुनिया डिवाइड हो गई थी। एक अमेरिका लेड प्रिंसिपल था, जहां जिस पर अमेरिका काम कर रहा था और उनको फॉलो करने वाले देश काम कर रहे थे। वो प्रिंसिपल था कि मार्केट को अपने हश्र पे छोड़ देना चाहिए। लेट मार्केट लीव ऑन इट्स ओन एंड लेट इट करेक्ट इटसेल्फ। उसको अपने आप को करेक्ट करने दीजिए। और दूसरी जो है यूरोप लेड जो है प्रिंसिपल था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को अधिकतम पैसा प्रदान करें, खर्च करने के लिए कैश इंसेंटिव उनको दें, ताकि इस आपदा के समय में वो किसी तरह से धन की कमी को महसूस न करें और अपने हिसाब से काम करें। माननीय मोदी जी ने उस समय कहा कि हम इन दोनों विषयों पर काम नहीं करेंगे। इतिहास उठा करके आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स अगर पढ़ें, अगर दुनिया का इतिहास उठा करके देखें, 2019-20 में जो कोविड की आपदा आई थी, ठीक 100 साल पहले इसी तरह की आपदा पहले भी आई थी। और 2019-20 से पहले 1920-1921-22 के आसपास में दुनिया भर में प्लेग फैला था। उससे पहले भी 100 साल पहले ठीक इसी तरह की आपदा पूरी दुनिया में आई थी। जब 1900 के दशक में 1920 में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इस तरह की आपदा पूरे विश्व भर में आई थी, तब ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व भर में 6 करोड़ लोग जो है उस आपदा के कारण से काल कबलित हो गए थे। भारत की आबादी उस समय लगभग 22 करोड़ थी, लेकिन उस समय भारत में ऐसा माना जाता है कि 2 करोड़ लोग, मींस 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उस प्लेग के कारण मौत के भेंट चढ़ गई थी। उस 1920 के दशक में जब यह आपदा विश्व में आई थी, तब यूरोप का आर्थिक जगत में प्रभाव था, प्रभुत्व था। अमेरिका अपनी शुरुआत कर रहा था। तब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि हम अमेरिका प्रथम की नीति के साथ में काम करेंगे। वी विल टेक दिस पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी, और हम इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उसका मार्ग उन्होंने क्या तय किया कि हम आत्मनिर्भरता के लिए काम करेंगे। और हमने देखा कि 1920 में जो उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था, वो जो है 20-30 साल आते आते 1950 करते करते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और अब की बार जब कोविड की आपदा आई, तब पूरी दुनिया डरी हुई थी, खुद के लिए भी डरी हुई थी और भारत जैसे देशों के लिए भी डरी हुई थी। लेकिन उस समय में दुनिया में एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष ने साहस के साथ में कहा कि हम इस आपदा को अवसर के रूप में लेंगे और इस अवसर का उपयोग करते हुए हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े करेंगे। और मित्रों, वो और कोई नहीं था, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। उन्होंने तय किया और उसके लिए उन्होंने एक मिक्स्ड अप्रोच से काम किया। गरीब आदमी को पैसा भी मिले, लेकिन सरकार अधिकतम निवेश करे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को काम मिल सके और इसका आर्थिक जगत पर प्रभाव न्यूनतम हो। हमने छोटे छोटे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले व्यक्ति से लेकर के और ऊपर जो है अंत तक सब लोगों को, सामान्य गरीब महिला तक को उज्ज्वला के गैस सिलेंडर में कंसेशन देकर के भी हर व्यक्ति को हाथ पकड़ करके सहयोग करने का काम किया। उसका प्रभाव क्या हुआ कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं जहां आज भी उस समय की मंदी और उस मंदी के कारण से उपजी हुई महंगाई से जूझ रही हैं, आज भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है
जिसने स्टैटिक ग्रोथ कोविड के बाद में की, न केवल कोविड बेंचमार्क को अचीव किया अपितु प्री कोविड बेंचमार्क से आगे निकल करके हमने हर साल अपनी ग्रोथ की रेट को एक्सपेंड करके बढ़ा करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत कर, और उसका प्रभाव पिछले 4 साल में आप सबने देखा है। अभी बजट से की बात करते करते बीच में मैं, क्योंकि इस बजट के साथ में अब की बार भारत के लिए 2-3 बहुत उपलब्धियां इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के साथ में हुई। 2026 का साल भारत के लिए निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साल। स्विट्जरलैंड में एक जगह होती है डावोस, वहां पर आर्थिक जगत के दुनिया के सारे विशेषज्ञ जो हैं वो हर साल एकत्रित होते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो आर्थिक जगत के लोगों के लिए महाकुंभ के रूप में होता है। देशों की सरकारें जाती है, सारे बड़े कैपिटलिस्ट जाते हैं, सारे बड़े बिजनेस हाउसेस जाते हैं, वो सब वहां पर समझौते करते हैं, वहां बातचीत करते हैं, वहां समीक्षाएं करते हैं, वहां कन्वर्सेशंस होते हैं, वहां जो है अलग अलग तरह की डायलॉग्स होते हैं। इस बार के डावोस में, अभी जब डावोस हुआ था आज से 2-3 साल पहले, मुझे भी जाने का अवसर मिला। इस बार के डावोस में भारत जो है पिछले दिनों में बढ़ते 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 आज इस मुकाम पर आ गया कि भारत के पिवट पर, मतलब भारत सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था, बाकी सब लोग भारत की तरफ देख रहे थे। कोई भी एक ऐसा सेशन नहीं था जिसमें भारत का एग्जाम्पल क्रिएट करके और वहां पे बातचीत दुनिया के दूसरे लोगों ने नहीं की। सबसे ज्यादा आर्थिक जगत की चर्चा में कोई एक देश का नाम बार बार लिया गया, वो भारत, जिसको गरीबों का देश, जैसा अभी नार सिंह जी और आईवान सिंह जी कह रहे थे, गरीबों का देश मानते थे, भिखारियों का देश मानते थे, गंदगी वाला देश मानते थे। इट वॉज आइडेंटिफाइड एंड कॉल्ड देयर एज ए ध्रुवतारा ऑफ द गैलेक्सी, जो सबसे ज्यादा स्थायी भी है और सबसे तेजी से चमक रहा है, ऐसे तारे के रूप में जो है उसको स्वीकार किया गया, पहचान किया गया। और दूसरा, उसके अनुक्रम में जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में जिस तरह का समझौता हुआ, इंडिया EU FTA साइन हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंडिया और EU के साथ में समझौता जो होना केवल अभी नहीं था, इसके लिए पिछले लगभग 2 दशक से भी ज्यादा से प्रयास चल रहे थे। EU के साथ में समझौता होना किसी एक देश के साथ में समझौता होना मात्र नहीं, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के सारे देशों के साथ एक साथ हमने एक ही स्ट्राइक में समझौता कर लिया। तब उसको दुनिया ने क्या कहा? इट्स अ मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डील्स। सारी जितनी भी डील्स अब तक दुनिया में हुई है उन सब की मां अगर कोई एक डील है तो इंडो यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक डील उसकी माता के रूप में। इतनी बड़ी डील है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, लगभग हमारे जितनी आबादी चाइना की है। उसके बाद में दुनिया में सबसे बड़ी आबादी जो है अमेरिका की है, 32, 33, 34 करोड़। और यूरोपियन यूनियन को अगर एक यूनिट मान लें तो उसकी आबादी 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ आबादी। और वो केवल 50 करोड़ आबादी है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उस 50 करोड़ आबादी के यूरोपियन यूनियन की टोटल जीडीपी जो है भारत की जीडीपी के 5 गुना है। हमने अपने से 5 गुना बड़े महारथी के साथ में अपनी शर्तों पे समझौता कर लिया। अगर पर कैपिटा इनकम की दृष्टिकोण से देखें, भारत में प्रति व्यक्ति आय माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में 2.5 गुना बढ़ गई। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन से तुलना करें तो हमसे 16 गुना प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के समूह के साथ में हमने अपनी शर्तों के साथ में समझौता किया। और वो समझौता केवल आर्थिक समझौता नहीं था। अब भारत में बनी हुई वस्तुओं को सीधे एक्सपोर्ट वहां पर बिना टैक्स के, जीरो टैक्स के, 96% ऑफ द गुड्स जो हम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं, वह नहीं हिंदुस्तान में यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, उन पर जीरो ड्यूटी हिंदुस्तान में लगेगी। और 98% वस्तुएं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उन पर जीरो ड्यूटी भारत में बनी हुई चीजों की यूरोपियन यूनियन में लगेगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। अब भारत में इसके चलते हुए उद्योग धंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी, नया विस्तार मिलेगा। और जब उद्योग बढ़ता है तब क्या सृजन होता है? रोजगार का सृजन होता है। नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश के लोगों के पास में आएगी। इसके साथ साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ उसमें इकोनॉमिक डील के साथ साथ एक मोबिलिटी की डील भी हुई है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सब देश बूढ़ों के देश हो गए। वहां हमारे पास तो जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हम युवाओं के देश है। हमारे पास में जो है 65% आबादी 35 साल से कम लोगों की है। वहां 65% से लेकर के 70% तक की आबादी 55 साल से ज्यादा लोगों की, काम करने वाले लोग कम। भारत से बाहर विदेश में, यूरोप में काम करने जाने वाले लोगों के लिए
वीजा प्राप्त करने और वहां काम के अवसर जुटाने के दृष्टिकोण से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से लेकर के और फिजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले लोग, बुजुर्ग लोगों को सहयोग करने वाले, साथ थामने वाले, ऐसे नर्सिंग काम करने वाले लोगों तक की डिमांड और उनके वहां जाने की मोबिलिटी जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज कई गुना बढ़ जाएंगी। ये बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए उसके चलते हुए आने वाली। और उसके बाद में हमारा बजट आया। बजट के माध्यम से सरकार ने एक बार फिर यह संकल्प व्यक्त किया कि हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए भारत को जो है उस मुकाम तक, जो मुकाम हमने तय किया कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, उस मुकाम तक ले जाने के लिए काम करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते हैं, हम देश में उद्योगों का विस्तार हो उसके लिए काम करते हैं। सामान्यतः भारत जो है लेबर इंटेंस इंडस्ट्री के लिए पहचाना जाता था। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब देश जो है हम करते थे, टेक्सटाइल पे काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट पे काम करते थे, जिनमें ज्यादा लोगों को काम करने की आवश्यकता होती है, लेबर ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे विषयों पर हम काम करते थे और दुनिया के दूसरे देश, विकसित देश क्या करते थे, हम यहां पे इकट्ठे होकर के जोधपुर में 2 लाख लोग मिलकर के, मजदूर मिलकर के, व्यापारी मिलकर के, व्यवसायी मिलकर के, सब मिलकर के, एक्सपोर्टर मिलकर के, और जोधपुर से हम 5,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यूरोप वाले और अमेरिका वाले एक हवाई जहाज हमको रफाल फ्रांस का बेचता है, तब हमसे जितने पैसे वसूल करता है, इसमें जोधपुर जैसे 5 जो है शहर खप जाएंगे एक हवाई जहाज की कीमत। वो हाई वैल्यूड गुड्स पर काम करते थे। हम यहां पर लेबर इंटेंस इंडस्ट्री पे काम करते थे, वो प्रिसीजन इंडस्ट्री पर काम करते थे, वो सेमी कंडक्टर बनाते थे, वो छोटी छोटी ऐसी चीजें बनाते थे, सामरिक इक्विपमेंट बनाते थे, और उनकी हमेशा ताकत हमसे कई गुना रहती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम अब हाई वैल्यू गुड और प्रिसीजन गुड्स पर निर्माण पे काम करेंगे। हम सामरिक उपयोग की वस्तुओं को यहां भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे और हम एक्सपोर्टर बनेंगे। अभी किसी ने चर्चा की, पहले बात करते हुए मोबाइल के एक्सपोर्ट की। 2014 में जब भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब देश में एक भी मोबाइल नहीं बनता था। आज हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर चाइना के बाद में हो गया है। पिछले 1 साल में हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कर दिए, जो भारत में खरीदे वो अलग। 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर। भारत का जो सामरिक क्षेत्र का, जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की ताकत, हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे। जिस तरह मोबाइल में हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे, हम सामरिक आयुध के बनाने वाले भी सबसे बड़े, सब इंपोर्ट करने वाले सबसे बड़े देश होते थे। पिछले सालों में हमने जिस तरह से तैयारी की और काम किया, उसका परिणाम यह है कि आज भारत जो है उसका डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की ताकत जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमने खुद अपने लिए बना लिया, और लगभग जो है 50,000 करोड़ रुपए का ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो हमने नए इक्विपमेंट बनाए, जैसे एक आपने नाम सुना होगा, तेजस एयरक्राफ्ट हमने बनाया। तेजस एयरक्राफ्ट जो है, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बेस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ 3.5 जनरेशन। अब कल्पना करके, जो भारत स्पेस इकोनॉमी में दुनिया को लीड कर रहे, हम सैटेलाइट छोड़ने में दुनिया में सबसे आगे, अमेरिका भी हमको हाथ जोड़ता है कि हमारे सैटेलाइट आप छोड़ दो, ऑर्बिट में पहुंचा। वो एक हवाई जहाज नहीं बना पा रहा था। कभी सोचा आप लोगों ने क्यों ऐसा होता था? भारत में इंपोर्ट करने में लोगों को लाभ दिखाई देता था, इसलिए भारत में इस तरह के काम पे रोक लगी हुई थी। माननीय मोदी जी ने कहा कि भारत अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, हम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनेंगे। हम डिफेंस के काम के लिए भी आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने 5 साल में दुनिया का बेस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना दिया, जबकि हमारे साथ जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, दूसरे देश थे, वो 5वीं जनरेशन का हवाई जहाज बना रहे हैं, जो रफाल आते हैं, या जो हम सुखोई इंपोर्ट करते हैं, या पूरी दुनिया में अमेरिका F-17 हवाई जहाज बनाता है। मैं आज आपके सामने खड़े होकर के जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, जब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेंगे, तब भारत भी दुनिया के बराबर एयरक्राफ्ट बना रहा होगा। उस रास्ते पर हम चलते हैं। और आप कल्पना करके देखिए कि अमेरिका से लेकर के मलेशिया तक 14 देश हमसे जो है तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए लाइन लगा करके खड़े। ये परिवर्तन हुआ है। आज ये परिवर्तन, अभी तो सिर्फ दरवाजा हमारे लिए खुला है, हम उस दरवाजे में प्रवेश करके उस राजमार्ग पर जब चलेंगे, तब हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बन करके खड़ी हो जाएगी।
और जब मैंने कहा कि हम जो है 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी से 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचे, आज दावोस में सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत की इकोनॉमी हर 7 साल में दुगनी हो जाएगी। और 7 साल में दुगनी हो जाएगी का मतलब अभी हम 4.25 ट्रिलियन के आसपास में 4.2 पे खड़े हैं। अभी 2047 में लगभग 22 साल का समय हमारे पास में, 21 साल का समय तो पक्का है। 3 बार हमारी इकोनॉमी डबल होगी। 4 से जब हम 4.25 से दुगने होंगे तो 8.5 हो जाएंगे, 8.5 से दुगने होंगे तब कितने होंगे? 17 हो जाएंगे, और 17 से दुगने होंगे तब कितने हो जाएंगे? हम 34 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आप कल्पना करिए कि हम 2 से 4 पर पहुंचे, तब तक तो जैसलमेर 2 मिनट में जाने लग गए, जब 34 के हो जाएंगे तब कितने मिनट में जाएंगे? हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि हमको उस दिशा में आगे बढ़ते हुए देश में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। तब मोदी जी ने इस बारे में बात की कि हम देश में हाई वैल्यू गुड्स के निर्माण पर काम करेंगे। हमने सेमीकंडक्टर बनाना शुरू किया, और आप सब ने देखा होगा उड़ीसा में बनी हुई पहली भारत की नैनो चिप और भारत के सेमीकंडक्टर दोनों जो है वो दुनिया के मार्केट में भारत से बन करके आना शुरू हो गए। इसके अलावा भारत में हमने बात की कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर काम करेंगे। आज जो नई गाड़ियां बनती है, जो नए तरह के इक्विपमेंट बनते हैं, हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, हम सोलर के पैनल्स बनाते हैं, उस सब के लिए बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल की आवश्यकता होती है जो या तो हमारे देश में उपलब्ध हैं तो खोजे नहीं गए थे, और अगर खोजे गए और नहीं है तो दुनिया के दूसरे देशों के पास हमको मिल सके इसकी संभावना नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने समझौते हमने दुनिया के दूसरे देशों के साथ किए, अफ्रीका के साथ में किए, कैरेबियन कंट्रीज के साथ में किए, मिडिल ईस्ट के साथ में किए, आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि अगले 100 साल तक की आवश्यकताओं के रेयर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता की आपूर्ति के समझौते या तो भारत ने किसी के साथ कर लिए या अपने यहां पर खोज लिए। आने वाले समय में जिस तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम सोलर पे काम कर रहे हैं, लेकिन सोलर सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि सोलर में तो जब बिजली की जरूरत पड़ती है तब रात में बिजली आती नहीं है, सिर्फ दिन दिन में आती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम पावर पर, एनर्जी पे इंडिपेंडेंस करें, इसके लिए यह आवश्यक थी कि हम एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करें और दूसरी तरफ हम अपनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर काम करें। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कदम आगे बढ़ाया। हमने कहा कि क्योंकि अब हम जानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारी एनर्जी पे, स्टैटिक एनर्जी की डिपेंडेंस जो है वो कोयले पे बनाई हुई बिजली के आधार पर है। हम कैसे अपने देश में कोयले से वापस जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी पर जाएं, इसके लिए काम करना देश ने शुरू कर दिया। हम नई टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर जो है वो रिएक्टर बना करके अपने देश की बिजली का स्थायित्व हम देश को दे सकें, इस पर काम करने की घोषणा इस बजट में की गई। उसके आगे हम देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देश की सरकार ने निर्णय किया कि हम अपनी युवाओं की पोटेंशियल को अनलीश करने पर काम करेंगे। अपने युवा शक्ति के लिए अधिकतम रोजगार का सृजन हो। अभी कल परसों कोई पार्लियामेंट में पूछ रहा था कि आप लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए क्या काम किया। मित्रों, पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 18 बार भारत की सरकार ने रोजगार मेला तय करके, ऑर्गेनाइज करके 12 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने का काम किया। 12 लाख युवाओं को। और राजस्थान की सरकार बनने के बाद तो आपने परिवर्तन देखा ही है। पहले तो पेपर लीक होता था, 19 बार पेपर लीक हुआ था। अब जो है पेपर लीक पर विराम अगर किसी एक सरकार ने पूरी ताकत के साथ में लगाया, वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई। इसलिए मैं आप सबको कि हम अपनी युवाओं के पोटेंशियल को अनलीश कैसे करें। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं है। और आज मैं आपके सामने खड़े होकर के एक बात कहता हूं, आज से 20 साल 15 साल बाद में आप लोग इस मेरी बात को आज अपनी डायरी में लिख करके रखना। भारत जिस रास्ते पर आगे जा रहा है, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, आज जो सरकारी नौकरी युवा की पहली पसंद होती है, सरकारी नौकरी युवाओं के लिए आखिरी पसंद बन जाएगी। भारत उस रास्ते में जा रहा है। जो सबसे कमजोर आदमी होगा, जिसके पास में करने के लिए कुछ नहीं होगा,
जो आदमी का जो है लगेगा कि यार मैं अब कुछ भी नया नहीं कर सकता, वो कहेगा यार चलो मैं तो कुल मिलाकर के पटवारी बन जाता हूं या तहसीलदार बन जाता हूं या बाबूजी बन जाता हूं। ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। भारत उस गति में से, भारत उस गति से, भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं आप सब लोगों को अपनी बात समाप्त करने, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे विषयों पर आप लोगों को चर्चा करनी होगी, मैं आप सब लोगों से अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय में देश में काम करने का अवसर हमको मिला है जब देश एक तरफ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और दूसरी तरफ भारत बदलाव के, ट्रांसफॉर्मेशन के, आमूलचूल परिवर्तन के रास्ते से गुजर रहा है। और मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, निश्चित रूप से भारत जो है वो आने वाले समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति में से एक बनकर के विकसित देश बनेगा। अब जिस रास्ते पर चल पड़े कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि आप सब लोगों को उस समय काम करने का, उस समय जो है अपने आप को परफॉर्म करने का, उस समय डिलीवर करने का, उस समय इस विकास की यात्रा में, इस बदलाव की यात्रा में सहभागी होने का अवसर आप सबको मिला है। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आने वाले समय में जो आपकी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सफल हो, आप यशस्वी हो, आप 4 नहीं 20 ले लेंगे, आपने कोई जल्दी क्या है। तो आप सब लोग यशस्वी हो, आप सब लोग जो हैं सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हुए मैंने मोटा मोटा विषय आप सबके सामने रखा कि सरकार जो बजट बनाती है, उस बजट का प्रभाव किस तरह से जनता पर पड़ता है, किस सोच के साथ में बनाती है। क्योंकि मैं बजट के आंकड़ों की जाता, मुझे लगता है कि मैं बजट के आंकड़ों पर अगर बात करना शुरू करता तो शायद अगले 2 घंटे तक मुझे उन आंकड़ों पर बात करनी पड़ती। और मैं जब देख रहा था यहाँ बजट के आंकड़े यहाँ लिखे हुए आ रहे थे, और आजकल तो क्या है कि इंटरनेट का जमाना है। जब मैं पहले स्टूडेंट था, जब मैं यहाँ जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मैंने पहले भी कई बार इस विषय पर बात की है कि जब मैं जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब हमारे ज़माने में न तो इंटरनेट होता था न और कुछ अवेलेबल था। तो हम लोग किसी भी विषय में नया कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना होता था, कुछ जानना होता था, तब गूगल नहीं होता था। अब तो गूगल भगवान है, उसको कुछ भी पूछ लो सब बताता है। और अब तो हम गूगल से आगे चैट जीपीटी पे आ गए, उसको कुछ भी काम दे तो वो काम भी करके देता है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, चैट जीपीटी आप में से किसी ने यूज़ किया है? तो जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना, वो अपने आप को ढूंढना चैट जीपीटी में, फिर बड़ा मजा आएगा। तो जो गूगल में गूगल होता नहीं था, हमको कुछ भी पता करना होता था तो हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को रेफर करते थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक किताब होती थी, उसके 36 वॉल्यूम होते थे। उसमें कोई भी नई चीज़ ढूंढनी होती थी, उसमें जाकर के ढूंढते तो उसमें एक पैराग्राफ उस पर लिखा हुआ कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे को लगता था ऐदान सा कि अपने पास में कभी पैसे होंगे ना, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते थे तब तो जो आपकी हालत है वही मेरी थी, तो पैसे होंगे तो हम भी जाकर के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदेंगे और घर में रखेंगे एक, ताकि कुछ भी देखना होगा तो उसमें पढ़ लेंगे। जब मेरे पास में पैसे हुए, मैं काम करने लगा, विदेश में चला गया। एक दिन मैं सुबह सुबह दौड़ने के लिए जा रहा था, शनिवार का दिन था। और अपने यहाँ तो क्या होता है कि कोई चीज़ अपन ने कहीं नया टीवी खरीद लिया, नया कंप्यूटर खरीद लिया, तो पुराना ने और की नहीं हुए तो कोई दूसरा कमरा में लगा दो, दूसरा कमरा में नहीं लगा थी। कोई चीज़ अगर नई अटे से लिया हुआ तो पुरानी ने कपड़ा थैली में बांध ऊपर 25 मात्र रख दो, रखा नहीं रखा। अपन फेंकन तो काम ही कौन भाई हिंदुस्तान में, अपन तो जलफू मिल जाए ना, प्लास्टिक की थैली वो नहीं, बाबू सा घर में थैली गाल रख के कदे काम आए, अपन रखे कि नहीं रखे भाई। अपने हिंदुस्तान की सिस्टम ऐसा ही था। वहाँ लोगों को कुछ भी, घर छोटे होते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनको बाहर रखना है, उनको अनुपयोगी चीज़ों का संग्रह नहीं करते। और वहाँ अगर किसी चीज़ को डिस्पोज करना है तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती। आपने नया सोफा खरीद लिया, पुराने सोफे को आप ऐसे कबाड़ी को अपन तो कबाड़ी पे देवे उन्ना, वहाँ अगर आपको पुराना सोफा डिस्पोज करना है तो उसके पैसे देने पड़े। आपने टेलीविज़न नया खरीद लिया तो पुराने टेलीविज़न की रिसाइकलिंग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। आप उसको कबाड़ में नहीं फेंक सकते, आप सड़क पे नहीं डाल सकते। आप तो कि काम नहीं आवे तो उठा और बाहर टेक दो। वहां पे अगर कोई चीज ऐसे अनुपयोगी चीज होगी, हमने नई ले ली, चीज फंक्शनल है, आपने लैपटॉप नया खरीद लिया, पुराने लैपटॉप का क्या करेंगे, कॉस्ट बचाने के लिए वो वहां टेबल पर रख देते हैं। सब जगह अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में अलग दिन होता है, वो वहां टेबल पे रख देते हैं, एक प्लेकार्ड लगा देते हैं उसके आगे, एनी जेंटलमैन कैन पिक, कोई भी ले जा सकता है, उठाओ और ले जाओ, फ्री है। तो लोग बाग जो है स्टूडेंट होते हैं, लोग बाग कोई बैकपैकर्स होते हैं, वो जिनको जो जरूरत पड़ती है, कुछ चीज़ मिल जाती है वो उठा के ले आते हैं। कोई मैं नयो नयो टाबर वे स्टूडेंट कमरों किराए लेवे कि अपन बर्तन चाहिए तो कोई मिल जाए तो उठा लार उठ रख देवे, कोई कुर्सी टेबल मिल जाए तो लार रख देवे, कंप्यूटर मिल जाए लार खुदरे काम में ले लेवे। सब लोग उसको अच्छा मानते, बुरा नहीं मानते।
मैं सुबह सुबह दौड़ने जा रहा था, एक घर के सामने एक टेबल रखी थी और टेबल पे 36 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रखी हुई, तो मेरे ब्रेक लग गए। मैं कई देर वाका फाड़िया में क्या रहा था, अपन कई दिनों चीज थी आठो मिल रही है, आप ले चला। पर अब हिंदुस्तानियों की मानसिकता भी कहीं से कुछ उठा करके लाना होती नहीं है, जमता नहीं है। तो मैंने तय किया कि मैं लेके तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो मैं वापस जब घर गया, मेरी छोटी बहन भी वहीं काम करती थी, तो मैंने उनसे जा करके कहा, मैंने कहा यार मेरे को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदनी थी, मैं वहाँ ढूंढने के लिए मैंने देखी थी पर लाया नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 के आसपास की। उन्होंने अपने ऑफिस की अपने टेबल की ड्रॉवर खोली, एक सीडी निकाल करके मुझे पर पकड़ा दी कि वो अच्छा हुआ नहीं लेकर के आए, उठा कर ले जाते तो इतना पैसे पे करने पड़ते, ये इस सीडी में सारा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। लेकिन आप तो सौभाग्यशाली हो कि आपके पास सीडी की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो उंगली पे चैट जीपीटी और गूगल दोनों आपकी फिंगर टिप पे काम करते हैं। और दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता डेटा अगर किसी एक देश में है, वो अपने भारत में है, सबसे ज़्यादा डेटा है। और आपको आश्चर्य होगा, इस बजट में उसका उल्लेख किया गया कि हमने दुनिया में सबसे तेजी से 5G मोबाइल रोल आउट करने वाला देश भारत है। और 5G टेक्नोलॉजी जो है अब की बार हमने इंपोर्ट नहीं की, हमने खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी पे 5G चालू किया। और दुनिया में सबसे पहले 3 देश जो 6G पे काम कर रहे हैं और सबसे पहले 6G रोल आउट करेंगे, आज आप अपनी डायरी में मेरे नाम से लिख दीजिए, वो भी भारत होगा। हम 6th जनरेशन की 6G मोबाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले सैटेलाइट पर मोबाइल जब ट्रांसफ़र होंगे तो दुनिया के पहले 5 देशों में से एक भारत होगा। सारा देश जो है ये मोबाइल के टावर आना, सिग्नल आना, ये सब थोड़ा दिन सब खत्म हो जाएगा, थोड़ा दिन में सब समस्या समाधान हो जाए। लेकिन आप लोग उस जनरेशन के लोग हो जिनके जो ये सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास दुनिया का सारा ज्ञान जो है उनकी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। इसलिए इस सौभाग्यशाली समय में काम करते हुए हम सब लोग देश के निर्माण में सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। अब कोई क्या पूछे कुछ भी? हेलो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम संजय। संजय जी, और किसकी तैयारी कर रहे हो? पीटीआई की। शाबाश। कौन सा गेम खेलते हो? कौन सा गेम खेलते हो? सर ये अपना वो तो मैंने ट्राई करने मैं कहीं खेलूँ यो। सर मेरा गेम जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक, चलो बताओ। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने एक तरफ एक जो पेड़ लग रहा है माँ के नाम लग रहा है, और दूसरी तरफ जो पेड़ काटे जा रहे हैं सोलर की तरफ से, सोलर कंपनी की ओर से, ये क्यों हो रहा है? कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एक विषय भारत की परंपरागत प्रणाली और भारत की जो सोच थी उसके अनुरूप रखा, जिसको नाम दिया मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। विषय केवल पेड़ लगाने या काटने तक सीमित नहीं है। अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो दुनिया का एकमात्र देश भारत ऐसा है जिसमें पिछले 1 दशक में फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है, ग्रीन कवरेज बढ़ा है। अर्बन फॉरेस्ट भी और डेडिकेटेड फॉरेस्ट भी, 2 तरह के जंगल होते हैं, एक तो जो जंगल घोषित है और दूसरा जो अपन रोई में जो पेड़ लगे उड़ा। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा भारत है जिसने दोनों में जो है अभिवृद्धि जहाँ दर्ज की गई। ये राजनीतिक रूप से खड़ा किया गया विषय हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि पेड़, एक भी पेड़ कटता है तो उसके प्रतिफल में दूसरे उतने पेड़, अगर विकास के लिए आवश्यकता है, सड़क बनाने के लिए बीच में पेड़ आ रहा है, इंडस्ट्री लगाने के लिए बीच में पेड़ आ रहा है, उसको काटने की अगर आवश्यकता पड़े, घर बनाने के लिए आगे आ रहा है, इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहा है, तो उसके अनुपात में उतने गुना, उससे जितने ज़्यादा गुना पेड़ लगाए जाने चाहिए, इसकी व्यवस्था कानूनी तौर पर पहले भी की गई। और राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि उन्होंने तय किया है कि वो एक नया कानून लेकर के आ रहे हैं जिसमें पेड़ लीगल रूप से काटने या हटाने और इलीगली कटाने और हटाने,
इन दोनों को लेकर के कठोर कानून बना रहे हैं, जिसमें जुर्माने का प्रावधान भी होगा और साथ साथ में जेल का प्रावधान भी होगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश कंवर राठौड़ है। मैं कक्षा बीएड सेकंड वर्ष की छात्रा हूँ और मैं यहाँ सेकंड ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले भारत माता की जय। माँ ज्ञान की देवी माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मान्यवर, मैं मूलतः शेरगढ़ चाबा गांव की हूँ और मैं जिस इलाके से आती हूँ, अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं, शेरगढ़ के जो लाल है वो सबसे ज़्यादा इस भारत भूमि में शहीद हुए हैं। मैं बात करना चाहती हूँ उनके पीछे आई हुई उन वीरांगनाओं की, जो आज भी उनके पीछे हैं। किसी की हाथों की मेहंदी लाल थी लेकिन वो अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी, किसी की गोद में बच्चा रोता हुआ रहा, तो कोई आज अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में। परंतु उन महिलाओं के लिए आप मतलब बजट में जो कुछ भी बातें आती है ठीक है, समझे, लेकिन वो वीरांगनाएं कैसे आएगी, आगे आएगी, क्योंकि उनको शिक्षा के बारे में जानकारी की नहीं है। उनके तक तो महिलाओं के जो बजट आते हैं वो तो उन तक पहुंचते ही नहीं है। तो मेरा ये विशेष आग्रह रहेगा कि मालानी का जो क्षेत्र है, शेरगढ़ का जो क्षेत्र है, उस एरिया से जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो विशेष महिलाएं, जो वीरांगनाएं हैं, उनकी वीरांगनाओं के जो पीछे बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, आप उनके लिए आपका विषय आ गया समझ में भाई साहब, बिराजो। देखिए, पुराने जमाने में आप शेरगढ़ के हो भाई साहब, कभी अपने दादी साहब से पूछना, बॉर्डर पर हमारे आदमी शहीद हो जाते नहीं, जाना एक पेटी आती और हम चाह रहा तो कि साहब जो है फलान सिंह जी उठे रह गया, शहीद हो गया, ज़्यादा हमारी बेल्ट आती और हमारे पर्सनल सामान बक्सा माते हमारे नंबर लिखे उड़ा नहीं, उतो ही सामान वापस आता। अभिनंदन है, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तब उन्होंने तय किया कि देश के हर सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर ला करके उसके परिजनों के सामने उसका अंतिम संस्कार हो। और करगिल वार के बाद में देश की सरकार ने यह तय कर दिया कि जो भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करेगा, उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए उसको सरकार अपने जो डीलरशिप्स देती हैं, उन डीलरशिप में प्रायोरिटी दे करके उनको डीलरशिप देगी। आज हिंदुस्तान में करगिल वॉर के बाद में जितने भी शहीद हुए, उन सब शहीदों के परिवारों को एक बड़ा पैकेज अलॉन्ग विद पेट्रोल पंप की डीलरशिप या गैस की डीलरशिप उसके साथ में मिलती है। तो इसलिए सरकार ने ऑलरेडी उसके लिए प्रबंध किए हैं कि आप जो है बलिदान करने वाले, देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण करने वाले, अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले लोग जो है वो शहीद, और शहीद का परिवार केवल उस शहीद का परिवार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है। उन दोनों को पूर्ति करने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, उसकी काम किया। उनको सम्मान मिले, उसके लिए उस गांव की विद्यालय का नाम, उस सड़क का नाम उस जो है गौरव सेनानी, उस बलिदानी के ऊपर किया जाए, इसकी व्यवस्था राजस्थान सरकार ने भी कर रखी है। राजस्थान सरकार ने ये भी तय कर रखा है कि जो भी कोई इस तरह का सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान करता है, उस सैनिक चाहे वो देश में कहीं भी जो उसका बलिदान हुआ है, वो शहीद हुआ है, अगर वो राजस्थान का निवासी और उसके परिवार की आवश्यकता है तो उसके परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी राजस्थान सरकार दे, इसकी व्यवस्था राजस्थान सरकार ने कर रखी है। नमस्कार सर, मेरा नाम कमलेश पांचाल है और कहाँ का रहने वाले कमलेश? बांसवाड़ा का? जी, भीलवाड़ा से सर। भीलवाड़ा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री वजरलाल सरकार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 1 लाख से अधिक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करके युवाओं को सौगात दी है। मेरा आपसे प्रश्न है सर कि अभी जो बजट आने वाला है उसमें शिक्षण से संबंधित क्या क्या नवाचार उसमें शामिल हो सकते हैं, उस पर क्या क्या आपका मतलब ध्यान में चल रहा है सर? देखिए, मुझे लगता है कि क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या अपेक्षाएं हो सकती है, इसके लिए तो आपको सुझाव देना चाहिए कि राज्य की सरकार का जो बजट आने वाला है, इसमें इन चीज़ों को अगर सम्मिलित किया जाए तो राजस्थान के युवाओं के दृष्टिकोण से, युवाओं के भविष्य के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। वो सुझाव तो आप दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बताओ कि क्या करना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े जो इलाके हैं सर, अभी भी उसमें शिक्षा का काफी अभाव है सर, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो इलाका है। इसके अलावा भी हमारे मारवाड़ क्षेत्र में भी जो
शिक्षा के क्षेत्र में 3-3 किलोमीटर तक स्कूलें अभी तक भी नहीं है सर, तो उसके लिए भी कुछ प्रस्ताव वगैरह होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पास में स्कूल स्थापित हो सर। देखिए, डिजिटाइजेशन जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा, देश के हर पंचायत तक भारत का ऑप्टिकल फाइबर मिशन है, उसके माध्यम से हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड का नेटवर्क पहुंच गया। आज का जो एजुकेशन है, अभी निर्मल जी का उत्कर्ष संस्थान जितने बच्चों को फिजिकली पढ़ाता है, उससे ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज मैं देख सकता हूं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है, अनेक राज्यों ने पायलट किए हैं, राजस्थान भी उसका पायलट कर रहा है। अनेक राज्यों ने अपने यहाँ पर स्कूल के एजुकेशन को डिजिटाइज करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए। मैं आज खड़ा होकर के यहाँ विजुलाइज कर सकता हूँ, आगे देख सकता हूँ कि आने वाले समय में जो डीपीएस स्कूल वसंत कुंज दिल्ली या देश के बेस्ट स्कूल जहां भी होंगे, उन स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है उसके कंपैरिजन में अगर मैं मेरे गांव में या आपके गांव में बात करूं, जो पिछड़े क्षेत्र की चर्चा आपने की, वहां का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत फर्क है। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, टीचर्स की स्किल्स, इससे लेकर के एनवायरमेंटल स्किल्स, इन सब और अपॉर्चुनिटीज, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। इस गैप को कभी देश में खत्म नहीं किया जा सकता था। इस गैप को खत्म करने का एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो वो टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में बहुत राज्यों ने इस पे पायलट शुरू कर दिया है, अपने राजस्थान में भी शुरू हो गया है। वो ये है कि कोर्स मॉड्यूल जो है वो इस तरह के ब्लैक बोर्ड से पढ़ाए जाएंगे। वो राजवीर सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, वहाँ क्या है वो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं। अब राजवीर सर की हिस्ट्री पढ़ने के लिए अपने को अब राजवीर सर की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे उनका वीडियो देख के पढ़ सकते। अच्छा हम पढ़ाते हैं। नहीं, मुझे पता है वो बात। तू तो ऑफेंडेड क्यों फील कर रहा है? मैंने पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम लेकर के उनके वीडियो बहुत पॉपुलर है इसलिए कहा। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट जो है वो डिजिटल एजुकेशन पे चला जाएगा। और वो हितेश, हाँ राजीव सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हितेश जी जो है ना, इनके जैसे मार साहब है ना, वो क्या करेंगे फ्यूचर में पता है आपको? क्लास में बच्चों की सिर्फ अटेंडेंस लेंगे, बाकी पढ़ाने का काम कंप्यूटर करेगा। स्क्रीन पर लाइव एजुकेशन, जो वसंत वैली स्कूल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है, वो अपने सुदूर आयुधान सिंह जी के पूरे पीछे भादरिया गांव की ढाणी में भी वो स्कूल मिलेगी, उसी तरह का एजुकेशन कराया जाएगा। और कोई? हाँ, एक उसको पूछने दो बच्चे को। बोलो बेटा, ऐसे बोलते जोर लगा के यार, क्या माइक है। दो भाई उसको माइक दो। आपस में मत बोलो भाई, तो अपने आप सुन जाएगा सबको। बोलो भारत माता की। चलो। हेलो सर, मेरा नाम जयंत है, मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा मेजर गेम खो खो है सर। अभी जो 2022 में पीटीआई की भर्ती आई थी उसमें लगभग 4550 पद थे, उनमें से कई पद खाली रह गए। उसके बाद भी बहुत बड़ा रिटायरमेंट आया सर पिछले साल, जिसमें मेरे कोच और कई अन्य टीचर्स ये जो रिटायरमेंट हुए। लेकिन उसके बाद ही जो पद निकाले हैं उनकी संख्या सिर्फ 1080 पद है सर। इतने कम पद क्यों हैं सर? देख बेटा, मैं इस पे ऑफेंड कोई आंसर नहीं दे सकता, मुझे पता नहीं कि कितने पद क्यों निकालते सरकार, ये मुझे जानकारी में नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के पद जितना भी, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता होगा वो वैकेंट पोस्ट के जो है कंटेक्स्ट में ही होता होगा, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं हो सकता। आई डाउट, मुझे ध्यान नहीं है। मैं ऑफेंड उसका आंसर नहीं कर सकता, मुझे क्या पता यार कितने पद क्यों निकालें। भाई साहब, एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, उसके बाद अपन इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। भाई साहब, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुए जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, जिन्होंने एक किताब लिखी है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। उनका एक फेमस कोट है सर, बजट इज नॉट अबाउट द नंबर्स, इट इज अबाउट हाउ वी वांट टू एम्पावर आवर नेशन एंड एम्पावर आवर यूथ। सर एक छोटा सा विषय है कि पर भारत में समस्या ये थी कि बजट यूज्ड टू बी ऑलवेज कंसिडर्ड विद द नंबर्स, यस सर, not with the impact which it is creating. This is for the first time in our nation that our budgets are being made or written on the impact and development of the nation and societies. सर इट इज इम्पेरेटिव कि नरेंद्र मोदी सरकार या भारत की सरकार जो है युवाओं को संबल देने का काम कर रही है। और आपने कुछ योजनाओं का नाम भी बताया जो लगभग सबने सुनी है, लेकिन एक आपसे आग्रह है कि
जो युवाओं से जिस प्रकार की हमारी बातचीत होती है, वो योजनाएं युवाओं तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचे, वो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके मैकेनिज्म पे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार से आग्रह करके इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर या विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर भी इस तरह का केंद्र लगाकर, जहां पे वो जाकर वहां पे मुद्रा योजना का लाभ ले सके या ऐसी लाभ ले सके, उनको जो कंसल्टेंसी चाहिए वो मिलने की संभावना। मुझे लगता है कि डिजिटाइजेशन के युग में ये प्रश्न बेमानी हो गया है। जब तुम और मैं दोनों पढ़ते थे ना, तब हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे डिपेंडेंट थे, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती थी हर जो है सप्ताह में एक बार छपता था, 15 दिन में छपता था एक बार। हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, जय विजय टाइपराइटर हॉल पर जाकर के पढ़ते थे, याद है कि नहीं? तो वो अब जमाना बदल गया। आपने किसी ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कभी खोल के देखा है क्या? अखबार ही आना बंद हो गया होगा। आजकल सब चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको मुद्रा योजना का अगर लाभ लेना है तो आपको सिर्फ मुद्रा लिख के 4 MUDRA 5 लेटर टाइप करने, अपने कंप्यूटर में टाइप कर लो, उसकी सारी जन्मपत्री जो है वो सब कुछ वहां मिल जाएगी। ये प्रश्न बेमानी हो गया आजकल। अब इस प्रश्न का कोई उपयोग नहीं। हैसल्स हैं उसके अंदर वैसा, उसको मुझे नहीं लगता कि वो भी अब कुछ बची हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल ऑन द डिजिटल मीडिया कि आप कोई ब्यूरोक्रेटिक हैंडल अब बचा नहीं है। फिर भी देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, वी कैन ऑलवेज लुक इनटू दैट। एक छोटा सा विषय वैसा पश्चिमी राजस्थान का है, वो भी आपके सामने रखना चाह रहे थे। रिफाइनरी चूंकि यहाँ पे आ चुकी है और अब उसका लगभग उद्घाटन का समय है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप सब लोग मिलकर उसका उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे। उससे लगते जो उद्योग है, पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के उद्योग, इसका कॉरिडोर बनाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है? ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट हैव कॉन्सेप्चुअलाइज्ड और उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, और उससे कनेक्टेड एक कॉरिडोर वहां बनाना, दूसरा कॉरिडोर जोधपुर और पाली के बीच में बनाना, ताकि उसको जो है हमारे ये DMRC का जो नोड है उसका लाभ उनको मिल सके। इन दोनों पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया गया। हाँ बोलो भाई। कोई किसी को नहीं दबाता है। चलो मैं बताता हूँ ना, कोई किसी को UGC एक्ट तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अबेंस में रख दिया है, अबेंस में रख दिया, इसलिए उस पर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। वो अभी तो जो है जिन लोगों को बैठो नहीं, अरे एक मिनट मैं बात करता हूँ ना। देखिए SC ST का आरक्षण जो है वो आरक्षण उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है। हजारों सालों तक भारत की इस व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जिस तरह का उत्पीड़न उनका हुआ है, हजारों सालों तक जिस तरह की पीड़ा का दंश उन्होंने झेला, उनको समानता का अधिकार नहीं था, अस्पृश्यता का दंश उन्होंने झेला है। उसकी मानसिकता को, उसको बराबर करने के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। वो चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो, चाहे वो जो है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए हो। इसलिए उसको, इस विषय को केवल आर्थिक जो है स्थिति परिस्थिति से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जो है सरकार इस विषय पर कहीं भी किसी भी तरह का किसी को दबाना या किसी को उठाना, इसके अपेक्षा से काम नहीं करती। न कोई तुष्टीकरण है और न ही किसी को जो है अनुचित बेजा लाभ देने का कोई प्रयास सरकार किसी दृष्टिकोण से करती है। चलो भाई, धन्यवाद सब दोस्तों का।